Hello everyone, very warm welcome to all of you. Welcome to Teaching Pathshala and it's me your educator Jyoti. इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिगार्डिंग द एजिंग एंड सेंसेस एंड दिस विल बी द पार्ट 2 बिकॉज पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है चैनल पे, तो आप देख सकते हैं अगर अभी तक आपने नहीं देखा है, बिकॉज वहाँ पे हमने बेसिक्स डिस्कस किया था. बेसिक्स में भी मेनली हमने बात किया था दैट इज़ व्हाट इज़ सेनेसेंस, व्हाट इज़ एजिंग, व्हाट इज़ एपोप्टोसिस. इसके अलावा हमने डीएनए रिपेयर का एक बेसिक्स डिस्कस किया था. तो हम जिस पॉइंट पे हमने आकर ख़त्म किया था अपने सारे के सारे लेक्चर्स को, वो था कि कौन सा दैट इज़ डीएनए रिपेयर एंजाइम और किस तरीके से काम करता है, राइट. तो हम आज का जो पोर्शन होगा दैट इज़ वो डील करेंगे आपका मेनली, लेट मी टेल यू, ये वाला पोर्शन. क्योंकि बेसिक्स डिस्कस कर चुके हैं हम, मैक्सिमम लाइफ एक्सपेक्टेंसी डिस्कस कर चुके हैं, डीएनए रिपेयर का हमने, आप कह सकते हो, इंट्रोडक्टरी पोर्शन हमने कवर अप कर लिया था. आज हम बात करेंगे दैट इज़ रॉस जनरेशन का एंड टेलोमेरेज एंजाइम और P53 का क्या काम होता है, क्योंकि ये भी डीएनए रिपेयर एंजाइम का ही पार्ट होता है. और इन दोनों की हेल्प से हम समझेंगे कि एक्चुअल में एजिंग प्रोसेस किसके कैसे एक्ट करने से बढ़ती है या फिर स्लो होती है. ओके, सो लेट्स प्रोसीड. ठीक है, तो इसका डीएनए रिपेयर का पहला केस आता है दैट इज रॉस का जनरेशन, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज का जनरेशन बॉडी में. तो हमने एक बेसिक तौर पे देखा कि डीएनए रिपेयर एंजाइम काम कैसे करते हैं. अब हम बात करते हैं कि इसका पहला स्पेशल केस दैट इज आरओएस का जनरेशन, वो एक्चुअल अपना रोल कैसा प्ले करता है रिगार्डिंग दी डीएनए रिपेयर प्रोसेस. ओके, सो टोटल 2 मेजर सोर्स देखे गए हैं. सोर्स ऑफ म्यूटेशन आर द रेडिएशन एंड द रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज. अभी हम बात कर रहे थे कि इसके बारे में, म्यूटेशन के बारे में बात कर रहे थे कि बॉडी में म्यूटेशन होता है, पॉइंट म्यूटेशन होता है. इनफैक्ट टाइम के साथ साथ जो है ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशनल प्रोटीन में भी देखा जा सकता है. तो इसका सोर्स कौन बन रहा है, कौन करवा रहा है ये म्यूटेशन. तो म्यूटेशन के लिए यहाँ मेजर तरीके से 2 सोर्स देखे गए हैं. पहला तो है दैट इज द रेडिएशन एंड द सेकेंड इज रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज. ठीक है, सो रॉस प्रोड्यूस बाय द नॉर्मल मेटाबॉलिज्म कैन ऑक्सीडाइज एंड डैमेज द सेल मेम्ब्रेन, प्रोटीन एंड द न्यूक्लिक एसिड. ये रॉस होते क्या है, ये क्या होते हैं, दैट इज रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज होते हैं. ठीक है, ये ऑक्सीजन स्पीसीज ऐसी होती हैं जो कि हमारे नॉर्मल मेटाबॉलिज्म के थ्रू प्रोड्यूस हो रही हैं, और हमारी बॉडी में ही ऐसा सिस्टम भी है जो इन रॉस के प्रोडक्शन को मिनिमाइज करवाता है या फिर न्यूट्रलाइज कर देता है बॉडी से. तो इनका मेनली काम क्या होता है अगर हम बात करें. ठीक है, ये बॉडी में नॉर्मल मेटाबॉलिज्म के थ्रू प्रोड्यूस हो रही हैं. देखिए, दीज आर प्रोड्यूसिंग फ्रॉम अ नॉर्मल मेटाबॉलिज्म. और ये अगर ये अफेक्ट करने वाली है हमारी बॉडी को, तो किस तरीके से अफेक्ट कर सकती हैं. सो दे कैन ऑक्सीडाइज एंड डैमेज सेल मेम्ब्रेन, प्रोटीन एंड द न्यूक्लिक एसिड. ये क्या कर सकते हैं, ये ऑक्सीडाइज कर सकती हैं डिफरेंट फैक्टर्स को जो हमारी बॉडी को हेल्दी रखते हैं. ये सेल मेम्ब्रेन्स को डैमेज कर सकते हैं, प्रोटीन्स को डैमेज कर सकते हैं एंड न्यूक्लिक एसिड को भी डैमेज कर सकते हैं. एंड वेरी ऑब्वियस, अगर प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड या सेल मेम्ब्रेन में से कोई भी डैमेज होता है तो एक सेल की जो सेल्फ लाइफ होती है वो धीरे धीरे कम होने लगेगी. ठीक है, so some 2 to 3% of the oxygen atom taken up by our mitochondria are reduced insufficiently in the form of a ROS. ठीक है, यानी बॉडी में जितना भी 2 to 3% ऑफ ऑक्सीजन एटम जो कि माइटोकॉन्ड्रिया यूटिलाइज करता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया इस पर्टिकुलर ऑक्सीजन को रिड्यूस कर देता है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज में. ठीक है, और ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज एग्जाम्पल के लिए क्या क्या हो सकती हैं. देखिए, सुपर ऑक्साइड आयंस हो सकते हैं, हाइड्रोक्सिल फ्री रेडिकल हो सकता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड दैट इज H2O2 हो सकता है. ये सारे एग्जाम्पल है रॉस के. अब इन केस अगर आपने रॉस वर्ड ना भी सुना हो तो इन सब के बारे में तो ज़रूर सुना होगा, दैट इज सुपर ऑक्साइड आयंस, हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स एंड हाइड्रोजन परऑक्साइड. ये सब के सब रॉस हैं, दैट इज रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज हैं. रिएक्टिव ऑक्सीजन हमारी बॉडी के लिए एकदम भी सही नहीं होती है, वो हमारे एजिंग प्रोसेस को और बढ़ा देती है. So evidence that the ROS molecule are critical in the aging process include the observation that fruit flies and nematodes overexpress the enzyme that destroy the ROS. Example is the catalase and superoxide dismutase live significantly longer than do control animal. तो इसको समझने के लिए एक लेबोरेटरी बेसिस पे एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें कि फ्रूट फ्लाइज, ठीक है, फ्रूट फ्लाइज एंड निमेटोड्स, दैट इज फ्रूट फ्लाइज की अगर हम बात करें तो ड्रोसोफिला, निमेटोड्स यानी सी एलिगन हम मान सकते हैं. तो फ्रूट फ्लाइज एंड निमेटोड्स पे कुछ एक्सपेरिमेंट किया गया. क्या किया गया, जैसे मैंने कहा ना, हमारी बॉडी में अगर रॉस का जनरेशन हो रहा है तो हमारी बॉडी के पास भी ये मैकेनिज्म है कि ये इस रॉस को बॉडी के बाहर निकाल सके. तो निकाल कैसे सकता है ये देखिए.
बॉडी में ही हमारे प्रोडक्शन होता है कैटालेज नाम के एंजाइम का एंड सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज नाम के एंजाइम का। ये एंजाइम क्या करती है, हमारी बॉडी में जितना भी रॉस का जनरेशन हो रहा है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज का जनरेशन हो रहा है, उसका डिस्ट्रक्शन कर देती हैं। तो एक्सपेरिमेंट तौर पे क्या देखा गया कि फ्रूट फ्लाइज एंड निमेटोड्स में ऐसे जीन को ओवर एक्सप्रेस करवा दिया गया जो कि कैटालेज एंड सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज को कोड करती थी। यानी सिंपल सी भाषा में कहें तो फ्रूट फ्लाइज एंड निमेटोड्स की बॉडी में ऐसे एंजाइम्स का प्रोडक्शन बहुत हाई करवा दिया गया, जैसे कि हो गया कैटालेज एंड सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज। और ये देखा गया कि अगर हम जैसे अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे लूँ, सपोज कीजिए दिस इज अ कंट्रोल, ठीक है, एंड दिस इज अ टेस्ट। तो कंट्रोल में क्या किया गया, फ्रूट फ्लाई लिया गया एंड दैट इज निमेटोड्स लिया गया। इन दोनों में क्या है, दैट इज नॉर्मल लेवल लिया गया, नॉर्मल लेवल ऑफ दैट इज द कैटालेज एंड सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज एसडी, ठीक है। और टेस्ट में हमने क्या किया, टेस्ट में भी हमने फ्रूट फ्लाई लिया एंड निमेटोड्स लिया। इन दोनों में क्या किया, ओवर एक्सप्रेस करवा दिया हमने, ओवर एक्सप्रेस करवा दिया कैटालेज का भी एंड सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज का भी। अब वेरी ऑब्वियस ये ज़्यादा प्रेजेंट है इस बॉडी में, तो ये क्या करेंगी, ज़्यादा रॉस का डिस्ट्रक्शन करेंगी। तो ये भी तो रॉस का डिस्ट्रक्शन ही करेंगी, लेकिन कंपैरिजन टू द टेस्ट इसका अमाउंट ज़्यादा रहेगा, राइट। इसका डिस्ट्रक्शन का अमाउंट, इसको डिस्ट्रॉय करने का अमाउंट जो है वो बहुत ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो देखा ये गया कि इसकी एजिंग प्रोसेस जो है थोड़ी स्लो है एज कंपेयर टू दिस। मतलब ये जैसे वाइल्ड टाइप में जितना होता है ना एजिंग प्रोसेस, बिल्कुल उतना है, लेकिन टेस्ट में क्या है, एजिंग प्रोसेस जो है वो स्लो हो गई है। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि उन ऑर्गेनिजम्स में कैटालेज एंड सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज एंजाइम का जो एक्सप्रेशन था उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया। तो वेरी ऑब्वियस इस टाइप के एक्सपेरिमेंट से क्या पता चलता है, यही पता चलता है कि यानी इनके ओवर एक्सप्रेशन की वजह से एजिंग का प्रोसेस स्लो हो गया। दैट मीन्स ये क्या कर रहे हैं, एजिंग प्रोसेस को कम करवा रहे हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम। फाइन, ओके, सो एजिंग is an effect of an imbalance of free radicals and antioxidants level, ठीक है। तो बॉडी में क्या होते हैं, ये जो रॉस का फॉर्मेशन हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल्स कहते हैं, ठीक है। और इसको ऑक्सीडाइज करने वाले क्या होते हैं, सॉरी, इसको इसके अगेंस्ट काम करने वाले कौन से होते हैं, दैट इज एंटीऑक्सीडेंट्स हम उनको कहते हैं, ठीक है। सो एजिंग इज एन इफेक्ट ऑफ इम्बैलेंस ऑफ फ्री रेडिकल एंड एंटीऑक्सीडेंट लेवल। एंटीऑक्सीडेंट रिड्यूस द फ्री रेडिकल्स mediated aging process. These antioxidants can be synthesized intracellularly or can be taken extracellularly through the diet. तो सबसे पहले यहाँ पे वर्डिंग आती है दैट इज योर एंटीऑक्सीडेंट। ये एंटीऑक्सीडेंट्स होते क्या हैं, तो देखिए एंटीऑक्सीडेंट्स आर मॉलिक्यूल दैट फाइट फ्री रेडिकल्स इन आवर बॉडी। फ्री रेडिकल्स आर कंपाउंड दैट कैन कॉज हार्म if their level become too high in our body. Antioxidants are also synthesized inside the body as a GSH, NADH and NADPH. तो हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जो इन फ्री रेडिकल के खिलाफ प्रोड्यूस होते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। और ये एंटीऑक्सीडेंट हमारी बॉडी से फ्री रेडिकल के कंसंट्रेशन को कम करते हैं, क्योंकि फ्री रेडिकल अगर ज़्यादा रहेंगे तो बॉडी में वो बहुत ज़्यादा हार्म करेंगे, बिकॉज दे आर एक्चुअल में बहुत ज़्यादा वो रिएक्टिव होते हैं नेचर में, तो उनका फ्रीली बॉडी में सर्कुलेट करना बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। तो हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप के दैट इज़ ये रॉस के डिस्ट्रक्शन के लिए एंजाइम्स अवेलेबल हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स बॉडी प्रोड्यूस करती है। और इसकी वजह से क्या होता है, दैट इज़ बॉडी में जो एक एजिंग का प्रोसेस एक जितना नॉर्मलाइज बेसिस पे होना चाहिए वैसा बिल्कुल चल रहा होता है। तो ये हो गई कहानी किसकी, दैट इज एजिंग की। मेक श्योर एजिंग प्रोसेस जो होता है वो मेनली जब भी इम्बैलेंसिंग होती है, जैसे कि फ्री रेडिकल एंड एंटीऑक्सीडेंट के लेवल में अगर इम्बैलेंसिंग होता है तब जाकर एजिंग का प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाता है। लेकिन अगर दोनों में बैलेंस है कि फ्री रेडिकल भी बॉडी में प्रोड्यूस हो रहे हैं एंड एंटीऑक्सीडेंट्स भी बॉडी में प्रॉपरली अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो एजिंग का प्रोसेस स्लो देखा जाता है। तो अगर हम एक आप कह सकते हो कि एक समराइज बेसिस पे लेना चाहें, ठीक है,
समराइज बेसिस पे लेना चाहें तो आप ये कह सकते हो कि अगर बॉडी में हाई रॉस का जनरेशन है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज बहुत ज़्यादा हैं, तो फास्ट एजिंग होगी, वेरी ऑब्वियस, ठीक है। और अगर लो आरओएस का जनरेशन हो रहा है या लो बॉडी में जो है लो अमाउंट में आरओएस प्रेजेंट है, तो एजिंग क्या हो जाएगी, स्लो। सिमिलरली अगर हाई एंटीऑक्सीडेंट है बॉडी में जो कि फ्री रेडिकल के अगेंस्ट लड़ेगा, फाइट करेगा, तो हाई एंटीऑक्सीडेंट है बॉडी में, तो अगेन क्या हो जाएगा, स्लो एजिंग हो जाएगी, क्योंकि हाई एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या हो गया, दैट इज लो फ्री रेडिकल, ठीक है। और अगर लो एंटीऑक्सीडेंट होंगे यानी बॉडी में क्या हो जाएगा, दैट इज हाईली फ्री रेडिकल बॉडी में सर्कुलेट होंगे, और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट वो एजिंग ज़्यादा करवाएंगे। तो अगर लो एंटीऑक्सीडेंट होगा तो फास्ट एजिंग प्रोसेस होगा, हाई एंटीऑक्सीडेंट होगा तो स्लो एजिंग प्रोसेस होगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि एक्चुअल में रॉस का जनरेशन क्या कैसे हेल्प करता है और किस तरीके से इसको बैलेंस करने के लिए बॉडी हमारी काम करती है। Note these correlation have not held up in some other studies, so the genetic ability to destroy the free oxygen radical may not be the essential for the long life. लेकिन अभी भी कुछ स्टडी ये कहती है कि सिर्फ और सिर्फ रॉस के बलबूते पे हम एजिंग प्रोसेस को नहीं डिफाइन कर सकते, बट कुछ स्टडी जो है डायरेक्टली फोकस करती है कि नहीं, रॉस का जनरेशन एक वन ऑफ द रीजन माना जाता है। तो यस, वी कंसीडर, ओवरऑल हम भी कंसिडर करके चलते हैं कि ये ओनली रीज़न नहीं हो सकता है, बट यस इट इज़ वन ऑफ द रीज़न फॉर दी दैट इज़ द एजिंग प्रोसेस इन अ ऑर्गेनिज्म। तो ये हमने देखा कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज कैसे हेल्प कर रही हैं, एंड दिस वाज द पार्ट ऑफ द डीएनए रिपेयर एंजाइम। डीएनए रिपेयर में ही जो सेकेंड पॉइंट आता है दैट इज़ द टेलोमरेज एंड P53 का एक्शन, ठीक है। सो लेट्स फर्स्ट सी कि दैट इज़ P53 एक्चुअल में काम कैसे करता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि P53 हमारी बॉडी में एक बहुत ही फेमस जीन के नाम से जाना जाता है, जिसे हम बोलते हैं ट्यूमर सप्रेसर जीन। इसका मेनली काम क्या होता है, ट्यूमर को सप्रेस करना, यानी ट्यूमर को ना होने देना, ठीक है। तो वेरी ऑब्वियस, अगर ये प्रॉपर काम ना करे तो ट्यूमर का फॉर्मेशन देखा जा सकता है बॉडी में। तो P53 एक्चुअल में एक ऐसा जीन है जो कि मेनली ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के फॉर्म में रिगार्ड किया जाता है। सो इट इज़ अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर P53 एंड इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेगुलेटर ऑफ सेल डिवीजन, और सेल डिवीजन को मेनली रेगुलेट करने का काम करता है P53, यानी टाइम पे कब कितना सेल का डिवीजन होना है, टाइम पे कैसे डिवाइड करेगा, उन सब चीज़ों को रेगुलेट करता है, दैट इज़ P53। सो दिस फैक्टर कैन स्टॉप द सेल साइकिल, cause cellular senescence in rapidly dividing cell, instruct the genes to initiate the cellular apoptosis and activate the DNA repair enzyme। तो इसके बहुत से फंक्शन है, जैसे कि आपने देखा ये सेल साइकिल को स्टॉप कर सकता है। स्टॉप करने के बाद ये सेलुलर यानी सेल में सेनेसेंस इवेंट को और ज़्यादा फास्ट कर देगा। ये जीन को इंस्ट्रक्शन दे सकता है सेलुलर एपोप्टोसिस के लिए। इनफैक्ट ये डीएनए रिपेयर एंजाइम को भी एक्टिवेट कर सकता है। तो यानी इसके बहुत से फंक्शंस हैं, जिसमें कुछ फंक्शंस पॉजिटिव बेसिस पे है, कुछ फंक्शन नेगेटिव बेसिस पे है। अगर ये सेल साइकिल को किसी भी वजह से रोकता है, इट मे बी ड्यू टू दी एनी काइंड ऑफ अ फॉल्ट या फिर नॉर्मल प्रोसेस, तो अगर ये सेल साइकिल को रोकता है तो ये डिवाइडिंग सेल में सेनेसेंस करवा सकता है, ठीक है। और अगर ये नॉर्मली काम कर रहा है तो हमारी बॉडी में सेनेसेंस का प्रोसेस स्लो हो, उसके लिए फॉल्टी जीन्स का ये एपोप्टोसिस करवा सकता है। इवन ये डीएनए रिपेयर एंजाइम्स को भी एक्टिव कर सकता है। तो जिसका फंक्शन इतना कुछ हो, अगर उसके फंक्शन में कुछ गड़बड़ हो जाए तो वेरी ऑब्वियस वो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक इफेक्ट डालेगा बॉडी पे। इन मोस्ट सेल P53 bound to a repressor protein that keep the P53 inactive। नॉर्मल बेसिस पे देखा जाए, अगर आपने सेल सिग्नलिंग अच्छे से पढ़ी है, मेनली कैंसर बायोलॉजी अच्छे से पढ़ा है और उसमें भी एपोप्टोसिस का पोर्शन, तो आपको पता है कि P53 हमारी बॉडी में एक इनएक्टिव फॉर्म में स्टोर रहता है। कैसे? क्योंकि देखिए अभी हमारी बॉडी में अगर डीएनए डैमेज नहीं है तो वेरी ऑब्वियस P53 का कोई काम नहीं है। तो P53 का एक रिप्रेसर होता है, वो रिप्रेसर क्या करता है, P53 को हमेशा ही बाउंड करके रखता है। ये रहा P53 और ये रहा इसका रिप्रेसर। और इसके रिप्रेसर का नेचर कैसा होता है, E3 यूबिक्विटिन लाइगेज का नेचर होता है। यानी नॉर्मल लेवल पे जब बॉडी में कुछ भी गड़बड़ नहीं हुआ है तो ये जो रिप्रेसर है P53 को बार बार क्या करेगा, डिग्रेड कर देगा, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है बॉडी में, क्योंकि कोई भी बॉडी में फॉल्ट्स नहीं हो रहे हैं, किसी भी टाइप का डीएनए डैमेज नहीं हो रहा है। तो वही बोला गया है कि रिप्रेसर प्रोटीन P53 को इनएक्टिव रखता है। हाउएवर द यूवी दैट इज अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस
oxidative stress and the other factor that cause the DNA damage will separate the p53 from its repressor allowing it to function। यानी अगर कहे तो ये नॉर्मल फंक्शन की बात की गई है कि p53 हमारी बॉडी में काम कैसे कर रहा है। तो जब तक हमारी बॉडी में कोई गड़बड़ नहीं है तब तक क्या कर रहा है, रिप्रेसर ने p53 को पकड़ के रखा है और उसे डिग्रेड कर रहा है यूबिक्विटिन मीडिएटेड प्रोटियोसोमल डिग्रेडेशन करके। लेकिन अगर इन केस बॉडी में डैमेज हुआ है, डीएनए डैमेज हुआ है, तब क्या होता है, तब p53 पे फॉस्फोराइलेशन हो जाता है विद द हेल्प ऑफ अ डिफरेंट काइनेजेस। p53 जो है अपने रिप्रेसर से डिटैच हो जाता है, अलग हो जाता है और अब p53 का डिग्रेडेशन नहीं हो पाता है एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट वो रिपेयर पाथवे में एंटर कर जाता है। अब वहाँ पे या तो वो डीएनए को रिपेयर करवाएगा, और कैसे रिपेयर करवा सकता है, सेल साइकिल को स्टॉप करके रिपेयर करवा देगा, या फिर अगर रिपेयर नहीं हो सकता तो उसको एपोप्टोसिस के पाथवे में भेज देगा। ये एक नॉर्मल रोल होता है p53 जीन का। द इंडक्शन ऑफ एपोप्टोसिस और सेलुलर सेनेसेंस बाय p53 कैन बी बेनिफिशियल। ये बेनिफिशियल कब होगा, लाइक सेनेसेंस का प्रोसेस या फिर एपोप्टोसिस का प्रोसेस बेनिफिशियल कब होगा, जब p53 कैंसर कॉजिंग सेल का डिस्ट्रक्शन कर रहा हो, क्योंकि इस पर्टिकुलर सेल्स की ज़रूरत हमारी बॉडी को नहीं है। हमारा बॉडी सफ़र करेगा अगर हमारी बॉडी में कैंसर सेल्स रहेंगे तो इन सेल्स का सेनेसेंस करवा दे एज वेल एज एपोप्टोसिस करवा दे तो ये हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल होता है। और इट मे बी डिलीटेरियस, यानी p53 का एक्शन फेवर में और फेवर में ना भी हो सकते हैं, क्योंकि फेवर में कब होगा, जब ये सिर्फ कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय कर रहा है, लेकिन हमारे फेवर में ना होकर डिलीटेरियस कब होगा, यानी हार्मफुल कब होगा, जब ये डिस्ट्रॉय कर रहा हो न्यूरॉन या फिर स्टेम सेल जैसे सेल्स को। क्योंकि स्टेम सेल का मेनली काम होता है हमारी बॉडी में जो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं उनका लाइक ओवरऑल पूल अच्छे से जो है रखने का, दैट इज स्टेम सेल मेनली अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं और वो हमारी बॉडी में इस तरीके से स्टोर होते हैं कि जब भी ज़रूरत पड़ती है तो अनडिफरेंशिएटेड सेल ही क्या करते हैं, एक डॉटर सेल बनाते हैं जो कि स्टेम सेल के पूल को मेंटेन रखे, और एक डॉटर सेल चला जाता है दैट इज डिफरेंशिएशन की तरफ। तो स्टेम सेल का एक अच्छा खासा रोल होता है हमारी बॉडी में, दैट इज एजिंग को कंट्रोल करने में। तो इस तरीके से p53 का बेनिफिशियल एक्शन तब हो सकता है जब ये हमारे दुश्मनों को डिस्ट्रॉय कर रहा हो, और इसका डिलीटेरियस यानी हार्मफुल इफेक्ट कब हो रहा हो, जब हमारे बॉडी में इंपॉर्टेंट सेल्स एज वेल एज जो भी फंक्शनल सेल्स होते हैं उनका डिस्ट्रक्शन कर रहा होता है। तो सो नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये तो हो गया p53 के बारे में, ठीक है, कि p53 काम कैसे करता है। सो वन ऑफ द चीफ वे ऑफ एक्टिवेटिंग p53 इज टू डैमेज द टेलोमियर। तो टेलोमियर क्या देखा जाता है कि p53 को एक्टिव करवाने का एक और तरीका क्या है, दैट इज टेलोमियर का डैमेज, ठीक है। द प्रोटेक्टिव न्यूक्लियोप्रोटीन कैप, अगर आपको पता ना हो टेलोमियर क्या है तो इट इज अ प्रोटेक्टिव न्यूक्लियोप्रोटीन कैप ऑन द टिप ऑफ द क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के जो टिप एरिया होती है वहाँ पे ये दैट इज न्यूक्लियोप्रोटीन प्रेजेंट रहता है एक प्रोटेक्टिव कैप के फॉर्म में, ठीक है। और अगर वो टेलोमियर का एंड क्रोमोसोम के सबसे जो टिप एरिया में प्रेजेंट है, अगर ये क्रोमोसोम मैं इस तरीके से बनाती हूँ तो इसके टिप एरिया पे टेलोमियर जो है वो रहते हैं, मतलब कुछ आपको दैट इज योर सीक्वेंस देखने को मिल सकते हैं टेलोमियर का, तो ये वहाँ पे प्रेजेंट रहता है। तो इसका इन केस अगर डैमेज हो जाता है तब p53 का एक्टिवेशन शुरू हो जाता है। और ये काम कैसे करते हैं, सो व्हेन p53 इज एक्टिवेटेड बाय द डैमेज टेलोमियर डीएनए रेप्लिकेशन हॉल्ट। क्योंकि क्रोमोसोम में प्रॉब्लम हुआ है तो वेरी ऑब्वियस डीएनए रेप्लिकेशन तो उस टाइम पे नॉर्मली रन नहीं हो सकता है। तो जैसे ही टेलोमियर में कुछ भी प्रॉब्लम होती है, डैमेज होता है, तो सबसे पहले p53 एक्टिव हो जाता है। p53 एक्टिव होने के बाद वो डीएनए रेप्लिकेशन को रोक देता है एंड इफ द रिपेयर डजंट वर्क एपोप्टोसिस इज इनिशिएटेड। और अगर रिपेयर, इसको सबसे पहले क्या किया जाता है, ये जो डैमेज हुआ है इसको पहले रिपेयर प्रोसेस के थ्रू ठीक करने की कोशिश की जाती है। अगर रिपेयर ठीक हो गया तब तो इसको साइकिल में आगे भेज देंगे, साइकिल को वापस से इनिशिएट कर देंगे। लेकिन अगर ये रिपेयर नहीं हुआ तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है कि इसको एपोप्टोसिस के पाथवे में भेज दो जहाँ से इसका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। सो इफ द रिपेयर डजंट वर्क एपोप्टोसिस इज इनिशिएटेड। So if the cell is a stem cell or some other rapidly replicating cell, this will reduce the number of cell produced and the lack of stem cell will produce an age phenotype। जैसे कि अभी मैंने कहा कि चलिए ये तो बॉडी में नॉर्मल सेल डिवाइड हो रहे हैं, रेप्लिकेट हो रहे हैं, तब ये प्रॉब्लम हुआ, तो क्या कर सकता है, इसको एपोप्टोसिस के पाथवे में भेज देगा अगर ये ढंग से ओवरऑल रिजॉल्व नहीं किया जाता है। लेकिन अगर यही डैमेज किसी स्टेम सेल में हुआ जब वो डिवाइड कर रहा है, क्योंकि स्टेम सेल की ओवरऑल डिवीजन प्रॉपर्टी क्या होती है कि जब भी स्टेम सेल डिवाइड करता है तो दो सेल बनाता है,
ठीक है, 2 डॉटर सेल बनाता है। एक डॉटर सेल क्या करते हैं, वापस से उसी फैमिली में लौट जाते हैं, यानी उसी स्टेम सेल पूल में लौट जाते हैं ताकि पॉपुलेशन को बनाए रखें। और एक स्टेम सेल जिस काम के लिए प्रोड्यूस हुआ होता है उस काम के लिए डिफ्रेंशिएट हो जाता है। स्टेम सेल का यही नेचर होता है। लेकिन आप खुद सोचिए कि जब ये स्टेम सेल 2 सेल में चेंज हुआ और इन दोनों सेल में प्रॉब्लम आ गया तो क्या होगा, दैट इज P53 उसको कहाँ भेज देगा, पहले तो रिपेयर करने की कोशिश करेगा, रिपेयर नहीं हो तो कहाँ भेज देगा, दैट इज अपोप्टोसिस में भेज देगा। अब अगर सोचिए यही प्रोसेस बार बार होता रहा तो स्टेम सेल की तो प्रॉपर्टी यही थी कि स्टेम सेल को अपना पॉपुलेशन वाला पूल भी मेंटेन करना था। अब ये पूल क्या हो रहा है, अब तो ये पूल पूरा का पूरा डिस्ट्रक्शन हो रहा है, क्योंकि हर बार एक एक पर्टिकुलर साइकिल के टाइम पे यहाँ से एक एक मेंबर कम होते जा रहे हैं। और स्टेम सेल पूल अगर कम हो गया तो वेरी ऑब्वियस देयर विल बी अ लैक ऑफ स्टेम सेल, और स्टेम सेल अगर बॉडी में नहीं रहा तो बहुत से प्रोसेसेस हॉल्ट हो जाएंगे जो कि एजिंग फिनोटाइप को एजिंग फिनोटाइप को डिनोट करेंगे। यानी एक ऑर्गेनिज्म में अगर स्टेम सेल में म्यूटेशन हो जाता है जिसकी वजह से उसका एपोप्टोसिस होने लगता है स्टेम सेल का, तो उस पर्टिकुलर पर्सन में एज फिनोटाइप देखने को मिलेगी। यानी आप कह सकते हो कि अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होती है टेलोमियर वाले एरिया में अगर म्यूटेशन हो जाए या स्टेम सेल में म्यूटेशन हो जाए, उसका करेक्शन ना हो, तो एक ऑर्गेनिज्म में जल्दी से मतलब बहुत ज़्यादा कम टाइम में जो है एज प्रोसेस देखने को मिलती है, जो कि एजिंग फिनोटाइप को कोड कर सकती है, एजिंग फिनोटाइप को दिखा सकती है। ठीक है, so the relationship between the shortened telomere and the stem cell depletion has been seen in the degenerative disease such as the muscular dystrophy। तो एक रिलेशन देखा गया है कि अगर टेलोमियर, क्योंकि देखिए अगर इसका डैमेज होते जा रहा है बार बार तो वेरी ऑब्वियस देयर विल बी अ शॉर्टनिंग ऑफ टेलोमियर टू। तो टेलोमियर अगर शॉर्ट होता जाए और स्टेम सेल कम होता जाए यानी डिप्लीट होता जाए, क्यों, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम हो रही है उसमें वो करेक्ट नहीं हो रहा है, उसको डायरेक्टली हमें अपोप्टोसिस में भेजना पड़ रहा है विद द हेल्प ऑफ P53। यानी धीरे धीरे करके ये जो टेलोमियर यहाँ पे टिप पे प्रेजेंट था, क्रोमोसोम के टिप पे, ये भी शॉर्ट होता जा रहा है, जिसे हम बोलते हैं टेलोमियर शॉर्टनिंग। तो टेलोमियर का शॉर्ट होना और स्टेम सेल का डिप्लीट होना ये क्या करता है, बहुत से डीजेनरेटिव डिजीज को कॉज कर सकता है। उसमें से एक डिजीज है दैट इज मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। So there is a positive correlation between the telomere length and longevity in the human, and telomere appear to shorten with the age in the stem cell compartment of mice and humans। तो यहाँ पे कुछ बातें होती हैं। अब आप यहाँ पे जब इन सब चीज़ों को पढ़ रहे हो तो एक चीज़ तो रिलेट कर पा रहे हो, यानी टेलोमियर का लेंथ प्रॉपर रहना एजिंग को क्या करेगा, स्लो करवाएगा, क्योंकि टेलोमियर का जब लेंथ कम हो जा रहा है तो एजिंग प्रोसेस फास्ट हो जा रहा है। तो देखा ये गया है कि टेलोमियर का लेंथ एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ह्यूमन की लॉन्जिविटी से, मतलब कि हो गया कि उसकी एजिंग प्रोसेस से। यानी टेलोमियर का लेंथ अगर ज़्यादा रहेगा तो एजिंग प्रोसेस स्लो होती है ह्यूमंस के अंदर। सो इतना ही नहीं, टेलोमियर का जो शॉर्टनिंग है वो इस बेसिस पे भी देखा गया है कि स्टेम सेल जो होते हैं माइस एंड ह्यूमंस में उनको भी अफेक्ट करता है, क्योंकि टेलोमियर जितनी बार डीएनए रेप्लिकेट होगा तो ये पर्टिकुलर टेलोमियर क्रोमोसोमल एंड पे प्रेजेंट होते हैं, और उतनी बार वो शॉर्ट अगर होता रहे किसी न किसी डैमेज के थ्रू तो वेरी ऑब्वियस एजिंग प्रोसेस क्या हो जाएगी, ज़्यादा जल्दी देखी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ आपको याद रखनी है कि शॉर्टनिंग ये बहुत मेन पॉइंट है कि टेलोमियर का शॉर्ट होना और स्टेम सेल का डिप्लीट होना ये दोनों ही क्या करेगा, फास्ट एजिंग प्रोसेस करवाएगा। ठीक है, और इतना ही नहीं, ये एक डिजीज भी कॉज कर सकता है जिसका नाम है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। सो द एंजाइम कॉम्प्लेक्स दैट मेंटेन द टेलोमियर इंटीग्रिटी इज द टेलोमेरेज विच एक्ट एज अ एंटीसेंस कॉम्प्लेक्स। तो एक्चुअल में टेलोमियर के लेंथ को, अब ऐसा तो है नहीं कि बॉडी में अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो बॉडी उसके लिए डिफेंड नहीं करेगी, वेरी ऑब्वियस करेगी। तो देयर इज एन एंजाइम जिसका नाम है क्या, टेलोमेरेज एंजाइम। ये टेलोमेरेज एंजाइम क्या करता है, टेलोमियर का जो इंटीग्रिटी होता है, उसकी जो आइडेंटिटी होता है उसे ये मेंटेन रखता है। ठीक है, विच एक्ट एज एन एंटीसेंस कॉम्प्लेक्स, और उसके जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस पे ये काम कर रहा होता है, दैट इज टेलोमेरेज एंजाइम। सो वी कैन से दैट अगर एक नॉर्मल केस स्टडी की बात करें तो 2 केस स्टडी यहाँ पे देखी गई। केस 1 में क्या देखा गया, माइस एंड ह्यूमंस विद द टेलोमेरेज डेफिशिएंसी एज प्रीमेच्योरली। क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि टेलोमेरेज जो है टेलोमियर की लेंथ को मेंटेन कर सकता है, यानी उसकी शॉर्टनिंग को क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है। टेलोमियर शॉर्ट नहीं होगा तो एजिंग प्रोसेस क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, राइट। तो देखा गया है कि माउस एंड ह्यूमंस में अगर टेलोमेरेज एंजाइम नहीं होता है
तो वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में देयर विल बी अ डेफिशिएंसी एज प्रीमेच्योरली। तो एक ऐसी डेफिशिएंसी देखी जाती है जिसमें कि क्या हो सकता है, दैट इज एजिंग प्रोसेस फास्ट हो जाती है, क्योंकि अगर टेलोमेरेज की डेफिशिएंसी होती है तो एजिंग प्रोसेस फास्ट हो जाएगी, क्योंकि टेलोमियर का लेंथ मेंटेन करने वाला कोई नहीं होगा, इसीलिए एजिंग प्रोसेस फास्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे एजिंग प्रोसेस फास्ट हो जाएगी। केस 2 में देखिए, ओवर एक्सप्रेसिंग टेलोमेरेज और reactivating it in a senescent cell extend the longevity in the mice without increasing the cancer. That is, telomere length only give a statistical probability of age. It does not predict the lifespan of an individual. तो नेक्स्ट जो ओवरऑल केस स्टडी थी उसमें क्या किया गया, टेलोमेरेज एंजाइम का ओवर एक्सप्रेशन कर दिया गया, ओवर एक्सप्रेशन, और देखा ये गया कि अगर ये ओवर एक्सप्रेशन एक सेनेसेंट सेल में भी है, यानी एक ऐसा सेल जो कि सेनेसेंस फेज में एंटर कर चुका है, वहाँ पे हम टेलोमेरेज एंजाइम का अगर ओवर एक्सप्रेशन करवा दें फिर भी क्या हो जा रहा था, दैट इज जो लॉन्जिविटी थी, लाइफ स्पैन था, वो बढ़ जा रहा था। ठीक है, सो लॉन्जिविटी क्या हो जाएगी, लॉन्जिविटी इंक्रीजेस। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि कट श्योर हम फिर लाइफ के लिए सिर्फ और सिर्फ टेलोमेरेज एंजाइम पे ही डिपेंडेंट रहते हैं, क्योंकि बहुत से फैक्टर्स है इसमें से। पहला फैक्टर हमने देखा रॉस, सेकंड फैक्टर हमारे सामने टेलोमेरेज एंड P53 का आ रहा है। तो सिंपल से अगर मैं कहानी कहूँ, इस पर्टिकुलर स्लाइड का जिस्ट क्या है, अगर 2 वर्ड्स में अगर हम कहना चाहें, क्योंकि अभी तो हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं तो हमें डिटेल में पढ़ना ज़रूरी होता है। बेसिक्स की बात करें तो अगर टेलोमेरेज एंजाइम प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है तो एजिंग प्रोसेस को स्लो करवाएगा, क्योंकि ये टेलोमियर की लेंथनिंग को मेंटेन करेगा, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये कि अगर टेलोमेरेज एंजाइम में म्यूटेशन होता है या फॉल्टी टेलोमेरेज है या फिर डेफिशिएंसी है या फिर टेलोमेरेज एंजाइम काम नहीं कर रहा है, तो ये टेलोमियर की लेंथनिंग को मेंटेन नहीं करेगा, हेंस एजिंग प्रोसेस फास्ट हो जाएगी। और P53 के साथ इसका रिलेशन कैसा है कि जब टेलोमियर दैट इज डिफेक्ट आ जाता है या डैमेज हो जाता है, तब जाकर P53 एक्ट करता है, और P53 के एक्ट करने की वजह से देयर इज अ हाईएस्ट चांसेस कि बार बार टेलोमियर की शॉर्टनिंग होगी, तो दैट इज उस सेल का डिप्लीशन करवाया जाएगा या फिर आप कह सकते हो एपोप्टोसिस करवाया जाएगा, एज वेल एज अगर वो पर्टिकुलर डैमेज स्टेम सेल के अंदर हुआ है तो स्टेम सेल का पुल जो है वो डिक्रीज होता जाएगा। तो इस तरीके से हमने टेलोमेरेज एंड P53 का रिलेशन देखा कि ये एक्चुअल में एजिंग प्रोसेस में काम कैसे कर रहे हैं। सो विद दिस वी आर डन विद द DNA रिपेयर एंजाइम्स कि DNA रिपेयर एंजाइम्स एक्चुअल में दैट इज एजिंग प्रोसेस में कैसे हेल्प करते हैं। अगर हम नॉर्मल बेसिस पे देखें यहाँ पे, तो मैंने आपको जो फर्स्ट स्लाइड दिखाई थी, ओके लेट मी शो यू इट अगेन। ये जो मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड दिखाई थी, इसमें से हमने पहला पॉइंट डील कर लिया, राइट। पहला पॉइंट जो था वी आर डन विद दैट, और हमारे पास अब सेकेंड पॉइंट बचा है। सेकेंड पॉइंट को हम कवर अप करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज जो है हमने DNA रिपेयर का जो इंट्रोडक्शन था वो मैं प्रीवियस वीडियो में डील कर चुकी थी। रॉस का एंड टेलोमेरेज एंजाइम एंड P53 का एक्शन हमने आज देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्रोटीन्स ऑफ इंसुलिन पाथवे, देन वी विल स्विच टू दी mTOR पाथवे, एंड देन हम क्रोमैटिन रीमॉडलिंग एंजाइम के बारे में हम बात करेंगे। तो ऐसे ही करके कुछ आपको 4 से 5 जो है पार्ट देखने को मिल सकता है रिगार्डिंग द एजिंग प्रोसेस। सो पार्ट 3 आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा, एंड वी विल स्टार्ट विद द इंसुलिन सिग्नलिंग पाथवे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड स्टे कनेक्टेड। वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं जो डिफरेंट टाइप के एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।